Good evening, ladies and gentlemen. I, Major Jayesh Verma, once again welcome you all to this edition of Value Talks. तो हमारा सफर लगभग 6 महीने क्रॉस कर चुका है वैल्यू टॉक्स का और हमने लगभग 80 से 100 अलग अलग विषयों पर हमारे विचार और हमारा जो भी ज्ञान हम हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा आपको दे सकते थे वो देने की कोशिश की है। तो इसमें अगर आप देखें तो लगभग हमारे 15 से 20 एपिसोड्स जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग पर आधारित थे, जिसमें म्यूचुअल फंड से लेके स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से लेके इंश्योरेंस, हमने ये सभी चीजों को बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है हमारे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन हमने ये देखा कि कई हमारे दर्शक है जिन्हें जो कि हमारे इन विभिन्न विषयों के लिए who joined our shows, they've got some basic doubts regarding the very basics of finance. So keeping that in mind, along with keeping all the questions they asked on our Telegram as well as WhatsApp groups, we have decided to come with a very basic edition of a value talk where we will discuss finance as a whole in a layman's language. So to discuss that with us today, we have Captain Vipul Singh. Apart from being ex-serviceman, he's got huge stint in real estate market. So विपुल सर, वेलकम टू द शो। हेलो, हाय जयेश सर। तो जैसे कि हमने बोला कि हम बेसिक्स से शुरू करेंगे और फाइनेंस एक बहुत बड़ा विषय है सर। तो अगर हम उस पूरे सब्जेक्ट को बेसिक्स में अगर ढालने की कोशिश करें तो हमें ये वेबिनार छोटा पड़ेगा। तो वी विल सिलेक्ट फ्यू सब्जेक्ट्स यू कैन से और सम टॉपिक्स व्हिच इंटरेस्ट ऑल ऑफ अस, व्हिच वी हियर एक्चुअली इन आवर डेली लाइव्स। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोस। तो जैसे हम सभी ने सुना है कि स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, तो उसमें एक मेजर द कंपोनेंट यू कैन से इज इक्विटी। सो अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट आल्सो in mutual funds also equity and debt are subscribed to. So let's try and understand. So Vipul sir, क्या है इक्विटी का मतलब? क्या ये सिर्फ शेयर मार्केट से संबंधित है या इसके और भी कुछ मायने हैं? आपसे आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। पहले आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से इक्विटी का क्या मतलब? जी, इक्विटी का मेरा एक अगर साधारण नागरिक के तौर पे अगर मैं कहूँ तो वो है हिस्सेदारी। तो कैसे उसको आप थोड़ा सा और समझाएं। बात बिल्कुल सही कही आपने। So my understanding of equity is like for any company, let's say, or any corporation, once they go public, so they offer you shares, so to say, at particular price, which equates the ownership of that company, and therefore it is called as equity. So it is ultimately holding some share, holding some proportion in that institution. Okay, you're broadly quite right, but ऐसा कुछ नहीं है कि it has to be a public company only. जी, चलिए मैं ना एक बहुत बेसिक सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन स्मॉल मॉफसिल टाउन ऑफ राजस्थान, जिसको बीकानेर बोलते हैं। जी, वहाँ ना भुजिया बड़ी बनती है। भुजिया बहुत फेमस है। बीकानेर का क्लेम टू फेम इज भुजिया। तो जी, लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ भुजिया मैन्युफैक्चरर, भुजिया बनाता है वो। और जनाब जो है काम शुरू करते हैं और एंड दिस विल टर्न आउट टू बी एन एक्चुअल स्टोरी, राइट। सो वो क्या करते हैं कि वो भुजिया बनाना शुरू करते हैं। बीकानेर का छोटा मार्केट है, वहाँ बेचते हैं, अच्छी क्वालिटी की भुजिया बनाते हैं। और अकेले खुद ही बैठ करके अपने कारीगर दो चार पकड़ के, एंड लेट्स से ही वाज डूइंग सम वर्क। साल के एंड में वो कैलकुलेट करते हैं कि उन्होंने लेट्स से करोड़ रुपए का व्यापार किया, भुजिया बेची, खर्चा किया, सब कुछ किया, और लास्ट में उनको सब काट पीट के, सामान का, लेबर का, बेचने का, किराए का, सब सारे खर्चे काट के, सरकार का टैक्स देने के बाद, सब कुछ करने के बाद में उनके पास में 25 लाख रुपया बचता है। और ये 25 लाख रुपए जब उन्होंने व्यापार शुरू किया था साल के शुरू में, तो उन्होंने जी, अपने स्किल के अलावा 10 लाख रुपए अपनी जेब से लगाए थे, जिसमें उन्होंने कच्चा माल खरीदा, पैकिंग मटेरियल खरीदा। और 10 लाख को फिर वो रोटेट करते रहे, उनका काउंटर से सामान बिकता था, फिर वो और सामान खरीदते थे। तो साल के एंड तक आते आते उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें जी, 75 लाख रुपए उनके खर्चे हो गए। 25 लाख थे जिसमें से 10 उनके खुद के थे। तो जो उन्होंने 10 लाख रुपए निवेश किए थे वो प्लस अपनी मेहनत पे उनको लगभग 15 लाख का फायदा हुआ। जी, ये काम वो बिल्कुल अकेले कर रहे थे। ओनरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जी, मालिकाना हक उनका अकेले का था। उनके पास 3-4 एम्प्लॉइज थे, सब कुछ था, बट
ओनरशिप उनकी खुद की थी। जी तो उन्होंने किसी को हिस्सेदारी नहीं दे रखी थी, वो इसके अंदर 100% इक्विटी होल्डर थे, सारी इक्विटी उनके पास थी। जी इक्विटी भी छोड़ दीजिए, इक्विटी एक वर्ड ही भूल जाते हैं आज की तारीख में, पहले के लिए। सो ही हैड कंप्लीट ओनरशिप, ही वाज द कंप्लीट ओनर। अब उन्होंने अगले साल फिर भुजिया बनाई, उन्हें तो भुजिया बनाना आता है, भुजिया बनाते हैं वो। उन्होंने अगले साल जब भुजिया बनाई, तो वो क्योंकि अब उनको थोड़ा सा उनके सप्लायर्स भी सेट हो गए, उन्होंने उनसे रेट्स बेटर लिए, ग्राहकी बढ़ गई, थोड़ा रेट बढ़ा दिया। जी तो उन्होंने अगले साल व्यापार भी 2 करोड़ का किया, और पिछले साल जहां 25 लाख 1 करोड़ पर कमाए थे, इस बार उन्होंने 1 करोड़ पर 35 लाख कमाए। तो उनको टोटल 70 लाख रुपए बचे 2 करोड़ में। जी तो उनका नफा बढ़ा। अब नफा बढ़ा तो जयेश भाई जो है उनकी भुजिया खाते थे, उनको 2 साल हो गए देखते हुए कि यार भुजिया तो ये ठीक बनाता है आदमी। तो एक दिन शाम को ऐसे ही उन्होंने बोला, जयेश भाई ने उनको, जो लाला जी थे, बोले आप मंडे को तो भीड़ कम होती होगी, बोले हाँ। बोले तो आप एक काम करो सर, हमारे क्लब आओ, बातचीत करेंगे। जयेश भाई उनको फौजी क्लब ले गए, दारू वारू पिलाई। बोले सर कितने का टर्नओवर कर लेते हो। व्यापारिक बातचीत हुई, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, तो जयेश भाई ने बोला एक काम करते हैं, अब आपकी भुजिया जो है ना, जी इसकी एक दुकान और खोलते हैं। ठीक है, आप तो बीकानेर के मिड में बैठे हुए हो, जी आपकी दुकान तो रेलवे स्टेशन के पास है। अब अपन एक थोड़ा सा 10 किलोमीटर आगे चल के दुकान और खोलते हैं, काउंटर बढ़ जाएगा। जी तो सेठ जी ने कहा कि खोल तो लेते हैं जयेश भाई, बट उसके लिए रोकड़ा चाहिए। जी और मैं अभी इतना, क्योंकि जो मैं कमा रहा हूँ वो मैं मेरे इसी काउंटर से पूरा नहीं हो रहा है। जी उसी का माल खरीद लूँ, उसको बेच लूँ, क्योंकि आप नई दुकान खोलोगे तो मेरे को उसके लिए नए एम्प्लॉयज चाहिए, मेरे को दुकान भी सजानी पड़ेगी। शुरू के 1-2 साल तो दुकान भी अपना टाइम लेगी इस्टेब्लिश होने में। फिर एक छोटा ट्रक भी खरीदना पड़ेगा, या टेम्पू सामान ले जाने के लिए, क्योंकि बनाता तो मैं भुजिया यहीं पर हूँ। तो जी जय भाई ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, मैं अभी रिटायर होकर के आया हूँ, मेरे पास ये 50 लाख रुपए हैं मेरे, जो मेरे को फौज से मिले हैं, ये आप रख लो, और मेरे को अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दे दो। जी तो जो भुजिया बनाने वाले सेठ जी थे, उन्होंने कहा ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं, फिर मेरे बिजनेस की हम एक वैल्यूएशन करते हैं। मेरे बिजनेस में आज 2 करोड़ में 70 लाख रुपए का फायदा हुआ, मतलब मैं 35% का नफा कमाता हूँ। जी आपके 50 लाख से वैल्यूएशन करते हैं कि अगर मैं इस बिजनेस को आज बेचने लगूं, तो 35% नफे के हिसाब से मुझे कितने में बिक जाएगा बिजनेस। तो कोई मुझे 5 करोड़ देने को तैयार हो जाएगा। जी तो आप 10% की हिस्सेदारी अपने व्यापार में देता हूँ, और आपके 50 लाख रुपए लेता हूँ। तो आपने और भुजिया वाले भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने 50 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाले, उन्होंने आपको अपने बिजनेस की 10% हिस्सेदारी दे दी। जी हिस्सेदारी लेकर के आप अपना बैंगलोर चले गए, आप अपना काम करते रहे। आप 1 साल बाद आए, बोले सेठ जी बताओ। सेठ जी ने कहा ये देखो जी, आपसे जब बात हुई उसके बाद से हमने आपके 50 लाख और अपने तो चल ही रहे थे, वो सब करके इस साल 5 करोड़ का व्यापार किया है। और वही अपना 35% का मार्जिन था, बट क्योंकि बिजनेस एक्सपैंड हुआ तो थोड़ा सा मार्जिन कम हो गया। तो इस साल 30% का मार्जिन है, 1.5 करोड़ का ये प्रॉफिट है। जी आपके 10 लाख, आपका 10% शेयर है प्रॉफिट में, तो आप 15 लाख रुपए ले जाओ अपने। बाकी आपका 50 लाख तो कंपनी में ही रहेगा, आपकी 10% की प्रॉफिट की हिस्सेदारी है। वो आपके 15 लाख रुपए में आपके अभी अकाउंटेंट को बोलता हूँ चेक बना देगा, आप अपना पेमेंट लेके जाओ। जी वो तो डिविडेंड हुआ फिर। नो दैट्स नॉट डिविडेंड, दैट इज द प्रॉफिट। नाउ यू मे चूज टू से कि ऐसे है सेठ जी, आप ये 15 लाख भी रख लो। ओ यू मीन टू से, मेरे को यू और बाय आउट की बात कर रहे थे आप, सॉरी, ओके, सो यू मीन टू से बाय नहीं, आउट। बाय आउट नहीं भाई, उसने आपकी हिस्सेदारी का हिस्सा दे दिया। सो यू राइट, टेक्निकली वो डिविडेंड हुआ एक तरह से, आपका जी प्रॉफिट में शेयर, आपका जी 10% शेयर था उससे। सो जब ये इस चीज को जब वो बड़ा करने लगे, और उन्होंने एक दिन उनको लगा कि यार मैं तो अपनी भुजिया की फैक्ट्री लगा करके और पूरे हिंदुस्तान में भुजिया बेच देता हूँ, जी लेकिन इसके लिए मेरे को बहुत करोड़ रुपया चाहिए, आज मेरा नाम है, लोग तैयार है मेरे से भुजिया खरीदने के लिए। तो फिर वो एक स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए। उस स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनको ये बोला, एक काम करो सेठ जी, आप अपनी कंपनी की एक नेटवर्थ समझो, क्या मानते हो आप। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को आज 50 साल हो गए काम करते हुए, अज्यूम करते हैं कि ये जो चीज है 50 साल से वो बिजनेस कर रहा है, तो मेरा नाम है, लोग मेरे नाम से सामान खरीदते हैं, मेरी मार्केट में ब्रांड है, लोग जानते हैं कि मैं अच्छा काम करता हूँ। जी और इतनी तो मेरी खुद की सेल है, मतलब अगर आज ये नहीं भी हो, अगर मेरे को बाहर से पैसा नहीं भी मिले, मैं अब बाहर से जो पैसा उठा रहा हूँ वो मैं व्यापार बढ़ाने के लिए उठाना चाहता हूँ। जी
तो मेरे हिसाब से लेटेस्ट से उसकी सेल जो है वो 200 करोड़ थी। बोले 200 करोड़ तो मेरी खुद की सेल है, उसमें 40 करोड़ की मेरी कमाई है। तो जी 40 करोड़ की कमाई का मोटा मोटी भी अगर समझे भाई, तो साल के जो है वो, अगर मैं किसी को 500 करोड़ रुपए भी लेता हूँ तो भी उसको 40 करोड़ रुपए, मतलब 8% का तो आज नफा है। नफा आगे जी बढ़ता रहेगा। तो 8% वैल्यूएशन, मतलब 8% की रिटर्न का वैल्यूएशन है। 500 करोड़ जो है ना, वो आप मेरे नेटवर्थ मान के और लोगों से पैसे इकट्ठा कर लो। तो सीए ने बोला ठीक है सर। अब वहां पर एक जनाब और भी है जिनके पास देने को 50 लाख नहीं थे, क्योंकि वो फौज से रिटायर नहीं हुए, वो भी सर्विंग ऑफिसर है। तो बोले सर मैं जी तो 10 रुपए दे सकता हूँ जी। आप तो चार्टेड अकाउंटेंट ने बोला कोई बात नहीं, इनके टोटल वर्थ मानते हैं हम 500 करोड़, उसमें 10-10 रुपए का एक शेयर मानते हैं। आप 10 रुपए दो, एक शेयर लो। 500 करोड़ शेयर, 500 करोड़ की नेटवर्थ को 10 से डिवाइड किया, या और जी सिंपल कर देते हैं, 1 रुपए से डिवाइड किया, तो 500 करोड़ शेयर है। मैंने 1 रुपए का शेयर खरीदा, तो मेरी उस कंपनी में आज 1/500 करोड़ की, मतलब उसमें 500 करोड़ और की शेयर होल्डर हो हिस्सेदारी हुई। सकते हैं। राइट। वो उसके अंदर हिस्सेदारी हुई। अब वो कंपनी में जो नफा होगा, नुकसान होगा, बढ़ोतरी होगी, घटेगा, धंधा बंद होगा, तो उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में मेरे को फायदा या नुकसान। इट इज जी एज सिंपल एज दैट। वही है डायरेक्ट इक्विटी, और कुछ नहीं है। जी अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड। इतना सो कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इक्विटी इक्विटी के साथ ही डेट का भी नाम लिया जाता है। सो अब ये बताइए कि इक्विटी और डेट में क्या अंतर है। ओके, डेट और इक्विटी में अंतर ये है कि आप इन्हीं भुजिया वाले भाई साहब के यहाँ से बैठ के जब 50 लाख रुपए की बात कर रहे थे, तो जी आपने इनको बोला देखो जी आपका व्यापार तो सब सही है, सारी बात है, बट मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरी ये जिंदगी भर की कमाई है। मेरे को तो ये, मैं फौज में 10 साल रगड़ा है अपने आप को, तब ये 50 लाख रुपए मिले। मैंने आपको दे दिया, और कल को आपकी भुजिया फेल होगी किसी कारण से, तो मैं तो नुकसान में आ जाऊंगा ना। जी तो सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है सर, फिर एक काम करो, आप हिस्सेदारी मत लो, आप मुझे कर्जा दे दो। जी ये 50 लाख रुपए कर्जा दे दो, उसके बाद आपका रिस्क नहीं है कि मैं, व्यापार मेरा बढ़े ना बढ़े, घटे ना घटे, मैं आपको साल के एंड में 50 लाख रुपए, और आपकी मेरी तय होगी 10% का ब्याज दे दूंगा, तो आप मेरे से 55 लाख रुपए ले जाओ। जी चाहे मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हो, चाहे मेरे को बिजनेस में नुकसान हो, आपको मैं 50 के 55 दे दूंगा। जी तो दैट इज डेट, कर्जा। जी। तो जब हम डेट फंड्स की बात करते हैं या हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो कि डेट फंड्स पे आधारित है, तो उस समय वो किस तरह से काम करता है। आई मीन, सी, इक्विटी इज अंडरस्टूड दैट वी हैव गॉट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट कंपनी, बट व्हेन वी से डेट फंड और यू नो this term is generally used or mostly used in mutual funds. So when we call invest in debt mutual funds, so what exactly are we in a way giving a loan to that particular corporation, or we are a part of that loan giving authority or a body if we buy एब्सोल्युटली। the, yeah, हाँ हाँ हाँ, सिर्फ फर्क क्या हुआ है कि म्यूचुअल फंड ने क्या किया, एक आदमी की जगह उसने 20 लोग इकट्ठे कर दिए। 20 जी अलग अलग लोगों को वो आपका, आपने लेटेस्ट से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, आपने 100 रुपए का डेट फंड खरीदा, और जी उसमें जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला फंड मैनेजर है, जी उसने वहां पर 20 कंपनियों को पैसा दे रखा है अपने डेट फंड से। जी तो उसने किसी को 5 रुपए दे रखे हैं, किसी को 4 रुपए, तो आपके 100 रुपए उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड हो गए। जी वो 100 के 100 एक को भी आ सकते थे, यहाँ उसने 20 में डिवाइड कर दिया। बट है वो कर्जा ही एसेंशियली, जी उसने कर्जा दे रखा है, और कर्ज पे उसको ब्याज मिलेगा। अब ओके। वो ब्याज सो जो मिलता है उसका अंग्रेजी नाम जो होता है वो कूपन रेट और आईआरआर, बहुत सारी बातें हैं। जी मोटा मोटी मैंने आपको कर्जा दिया है, मुझे उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब वो इंटरेस्ट आप मुझे कब पे करते हैं, 6 महीने में करते हैं, साल में करते हैं, मैंने 5 साल आपको बोल रखा है, 5 साल आप, 5 साल के बाद में मुझे 1 साल इंटरेस्ट दे दीजिएगा, वो एक अलग बात है। बट जी डेट का मतलब है, डेट फंड का मतलब है, किसी भी तरह के डेट का मतलब है दूसरे को दिया हुआ कर्जा जिसपे मुझे मेरा इंटरेस्ट चाहिए, मेरा ब्याज चाहिए। जी। तो अगर रिस्क फैक्टर से देखा जाए विपुल सर, तो जब डेट फंड फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को कर्जा दिया है तो हाँ उसका तो मुझे इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, अनलेस हाँ। एंड अनटिल वो कंपनी अगर डूब जाए। सो इसमें रिस्क फैक्टर डेथ फंड्स में ज्यादा होगा या इक्विटी की तरफ।
चलो अभी इसकी बात करेंगे यार, ये बहुत ही मतलब मजेदार सवाल है कि रिस्क जो है वो डेट में ज्यादा है या इक्विटी में ज्यादा है। जी आपने आज तक जब कभी लोन लिया बैंक से तो बैंक ने क्या क्या चेक किया आपके लोन देने से पहले? जी, मोस्टली इट्स सिबिल स्कोर, योर पास्ट हिस्ट्री, and if you have something to, like some movable or immovable properties to mortgage it, so that is also one of the things. Gold holdings, there are many things actually, based on what kind of loan you are seeking actually. तो बैंक ने आप पे भरोसा नहीं किया। जी नहीं, obviously not. They will go through उन्होंने the अपना data. उन्होंने अपना पैसा देने से पहले आपकी असेसमेंट करी, और जी अगर आपकी असेसमेंट करने में उनको ये समझ आया कि जयेश भाई जो है वो इस काबिल है कि वो मेरा कर्जा भी वापस करेगा, मेरा मूल भी वापस करेगा और मेरा सूद भी मेरे को टाइम से और पूरा देगा, जी, इसी विश्वास के साथ वो आपको डेट देते हैं। अंडरस्टूड। अब वापस आते हैं अपने भुजिया वाले भाई साहब पर। जी वो जयेश भाई के पास आके बैठ गए, और अब एक बात बताओ, मान लो, स्टोरी को ट्विस्ट करते हैं थोड़ा सा, उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जी उनकी भुजिया इतनी सेल नहीं होती है, या उसके अंदर तेल पुराने की शिकायतें आती हैं, या क्वालिटी मार्केट में नहीं है रेपुटेशन, वो हम्म, आपसे कर्जा मांगते हैं, तो अब आप क्या करोगे? जी मैं तो शायद मना कर दूं ऑब्वियसली। ओके, तो अब उन्हें तो पैसे चाहिए, तो वो क्या करेंगे? तो किसी और से मांगेंगे या नहीं, अपने शेयर्स मांगना आप ही बेचेंगे, से, या मांगना अपने आप ही शेयर्स से। बेचेंगे, हिस्सेदारी शेयर देंगे। आप देना नहीं चाहते बिकॉज आपको डर है कि भाई अपना कर्जा भी नहीं दे पाया, बिजनेस में तो मेरा इस पर कंट्रोल भी नहीं है ना। जी आप कह रहे हो जी उसकी रेपुटेशन नहीं है, मतलब उसके इक्विटी में इन्वेस्ट करने में तो मुझे नुकसान और ज्यादा होने का चांस है, और ज्यादा डेट हो। में एटलीस्ट उसकी कमिटमेंट तो है कि वो मुझे देगा, इक्विटी में जी तो कमिटमेंट भी नहीं है। नहीं दिया तो नहीं दिया भाई, व्यापार डूब गया, मैं क्या करूं? जी तो वो आपको जो है लालच फेंकेगा। जी लालच कैसे फेंकेगा? वो कहेगा जयेश भाई चिंता ना करो, बाकी लोग आपको 10% ब्याज देते ना आपके पैसे पर, मैं 15% दूँ। जी तो अब जयेश भाई को लालच आएगा, तो जयेश भाई बोलेगा ठीक है ले जाओ। अब उसने आपसे ब्याज तो ले लिया 15% के ऊपर, जी बेचनी तो उसको भुजिया ही है ना मार्केट में, अफीम बेचना तो शुरू नहीं कर देगा कि अचानक से जी उसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, या उसके पास ग्राहकी ज्यादा होगी, और भुजिया की भी उसकी क्वालिटी खराब है। जी तो अल्टीमेटली होगा क्या, वो आपका 15% ब्याज चुकाने के अंदर भी परेशान करने लग जाएगा। जी। तो मैं और अभी भी उसकी, समझ नहीं पाया हूँ विपुल सर के, व्हाट यू मीन टू से दैट, यू मीन टू से दैट मैं आ रहा हूँ डेथ इज आपके, मोर रिस्कियर और इक्विटी? मैं आ रहा हूँ, उसी जी बात पर जी आ जी रहा हूँ। ठीक है जी। सो आपने कमजोर बिजनेस की इक्विटी में नहीं लगाया, कमजोर बिजनेस के डेट में लगा दिया, ताकि जी आपको कमाई ज्यादा हो सके, जी विदाउट रियलाइजिंग कि आपने पंगा ले लिया, आपने रिस्क ले लिया। अब दूसरा आदमी है, वो कहता है जी मेरे को, उसको बहुत भरोसा है अपनी भुजिया के ऊपर, उसकी भुजिया बहुत अच्छी बिकती है, बढ़िया क्वालिटी है, बीकानेर का नंबर 1 आदमी है, लाइन लगती है उसके यहाँ पर। जी आप उसको बोल रहे हो कि मेरे से कर्जा ले लो, वो कहता है दे दे भाई कोई नहीं। आप बोलते हो जी बाजार में 10% में मिलता है मेरे को रेट, बोलते भाई साहब जहाँ 10% मिलता है वहां से जाके ले लो, मैं तो कर्जे के 7% देता हूँ। जी आपको ठीक लगता है तो अपना पैसा मेरे को कर्जे पे दो, नहीं लगता है तो मत दो। जी तो अब आप जो है, ये तो भाई कर्जा तो फिर 7% में तो कम है, बोले तो आप हिस्सेदारी दे दो, आपकी इतनी अच्छी कंपनी है, आपका इतना नाम है, आपका इतना शेयर होल्डिंग ग्रो करती है, तो आप एक काम करो, मेरे को इक्विटी पार्टिसिपेशन करवा दो, मुझे आपको कर्जा नहीं देना। बंदा जी बोलता है ठीक है जी इक्विटी पार्टिसिपेशन कर लो, तो अब आपको उसकी इक्विटी में उसके डेट से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो 7% तो घटाने के बाद ही नफा लेगा ना, और आप उसके नफे में हिस्सेदार हो। जी तो यहां मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि कमजोर व्यापार को कर्जा दिया तो नुकसान है, मजबूत व्यापार को कर्जा दिया तो रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। जी और मजबूत व्यापारी या अच्छा बिजनेस जो आपके एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न को चुका सकता है, तो लॉन्ग टर्म में उसकी इक्विटी तो आपको फायदा करेगी ही करेगी ना, अंडरस्टूड क्योंकि उसका अंडरस्टूड। बिजनेस ग्रो कर रहा है। सो जी जिसकी ऑलरेडी एक अच्छी बिजनेस है, और जो अपने
एक्सपेंसेस को, अपने लोन्स को, अपने इंटरेस्ट को चुका सकता है, मुझे उसे इंटरेस्ट क्यों देना है? फिर मुझे उसको डेट क्यों देना है? मैं उसकी इक्विटी में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं उसके अंडरस्टूड व्यापार के साथ ग्रो करूंगा। और जो अंडरस्टूड जिसकी इक्विटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, उसके साथ लालच में फंस के मैं अपना मूल भी क्यों रिस्क पे लगाऊंगा? जी 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 डेट इज नॉट ऑलवेज सेफर देन इक्विटी, इट इज अ मिथ। अंडरस्टूड 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 तो जब भी इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, चाहे वो इक्विटी की हो या डेट में हो या कोई अलग इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, बट हमेशा एक बात और हमेशा सुनने मिलती है, जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके लिए भी हमने कई वेबिनार्स में देखा कि काफी संभ्रम है दर्शकों में। तो ये थोड़ा कंसेप्ट आप क्लियर कर दीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय दैट? व्हाट इम्पैक्ट डज इट मेक ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स? देखो जी, इम्पैक्ट की तो हम बाद में बात करेंगे। मेरे डेफिनेशन में, प्योरली इन माय डेफिनेशन, 15 साल से कम की कोई भी इन्वेस्टमेंट इज शॉर्ट जी टर्म, 15 साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट ही लॉन्ग टर्म क्वालिफाई होगी। जैसे बच्चा है ना, बच्चा, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, जी तो बच्चा पैदाइश से लेकर के 15 साल तक तो वैसे भी उससे काम कराना, चाइल्ड लेबर इज अ जी ऑफेंस, जी अपराध है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो होने में उतना टाइम लगता है कि वो आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर दे। तो अंडरस्टूड 15 साल तक तो बच्चे घर का ही काम करते हैं, चादर ठीक कर दो, अंकल आए हैं, पानी पिलाओ, अपनी पढ़ाई करो, अपने आप को ही तैयार कर लो। जी जी और जितना समय उसके बाद लगता जाता है, उतना वो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देता जाएगा। बट इन माई डेफिनेशन, इन माई अंडरस्टैंडिंग, any investment less than 15 years is short term. Any investment more than 15 years is long term. That is my basic understanding of a short and long term in terms of the time horizon. एक चीज यहाँ मेरे जहन में आ रही है, जैसे आपने 15 साल का बताया, तो इफ यू सी द ट्रेंड ऑफ शेयर मार्केट, जनरली इन 10 to 12 years समथिंग हैपेंस एंड इट फॉल्स down to 10 to 10 years before levels. For example, 2008 was one example. Then there was example which was very recent, that is COVID, that is 2019. So जो आपकी जो पूरी जमा पूंजी जो धीरे धीरे करके एक मुकाम तक पहुंची थी प्रॉफिट्स के, वो एक ही समय में गिर भी जाती है फिर सर। व्हाट अबाउट दैट? चलिए, इसका मैं जवाब देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर फर्क जनरली तब पड़ता है जब आपने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट सही किया हो। ये बात समझें, जी टाइम इज अ फ्रेंड ऑफ द क्वालिटी एंड एनिमी ऑफ पुअर क्वालिटी। जी अगर आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट खराब किया है, तो जितना समय बीतेगा उतना वो इन्वेस्टमेंट और बद से बदतर हो जाएगा। अंडरस्टूड और अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, आपकी इन्वेस्टमेंट की क्वालिटी अच्छी है, आपने ठोक बजा करके अपना पैसा निवेश किया है, तो जितना समय बीतेगा आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। तो यू मीन टू से दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा ही फायदा देगा? नहीं, अगर आपने खराब इन्वेस्टमेंट किया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जी, आपको खराब नुकसान इन्वेस्टमेंट आप देगा। किसे कहेंगे? देखिए, जो मेरी तरह रिटेल मैं आ रहा जी हूँ, आ रहा जी हूँ सर। आप बिल्डिंग बनाते हैं, कोई एक बिल्डिंग बनाई है मान लीजिए, अगर आपने अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग बनाई है तो उसको 20 से 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल कुछ नहीं होता, और जी उसकी कीमत बढ़ती रहेगी, लोग रहते रहेंगे। आपने पुअर क्वालिटी बिल्डिंग बनाई है तो वो झड़ती जाएगी और धीरे धीरे ढह जाएगी। अंडरस्टूड जिस दिन वो ढहेगी तो आपका निवेश जीरो हो गया। तो जी आपने अगर पुअर क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी से किया है, चाहे आपने म्यूचुअल फंड्स अपने ढंग से चूज नहीं किए, जी तो जितना समय आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा उतना आपको नुकसान बढ़ेगा। और अगर आपने अच्छी क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है, तो जितना समय आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, जितना समय बीतता जाएगा, उतना आपका नफा बढ़ता जाएगा, उतनी आपकी कैपिटल और एसेट बेस बढ़ता जाएगा। अंडरस्टूड। बट विपुल सर, इफ यू सी, जो अब हम अच्छी कंपनीज की बात कर रहे हैं, अब जैसे जो नए या रिटेल इन्वेस्टर है, जिन्हें हम कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, तो जनरली एक और हमने टर्म सुनी है या वर्ड सुना है, ब्लू चिप कंपनीज। तो जनरली दे डू इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनीज। तो इसमें से आप अच्छा और खराब कैसे चुन लेंगे आप? नहीं तो ब्लू चिप ब्लू चिप कंपनीज में कंपनीज कीजिए, में ब्लू चिप या उनको आप लंबा रखिए, आपको फायदा करेंगे धीरे धीरे धीरे। अगेन, ब्लू चिप कंपनीज तो मैंने खराब कहा ही नहीं। जी जी जी
मतलब उतने गहरे में अभी नहीं जाएंगे, बट द पॉइंट इज कि ओवरऑल अगर मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, मेरे को ज्यादा चीजों का ज्ञान नहीं है, तो मुझे डायरेक्ट जाकर के इंडेक्स फंड ले लेना चाहिए जिसमें टॉप 30 कंपनीज हैं, जिनको आप ब्लू चिप कंपनीज बोल रहे हैं। जी, सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज लेकर के उनमें लगातार निवेश करता रहूं, कम से कम 15 साल बना रहा हूं, मेरे जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट होने लग जाएंगे मेरे इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंड इसके लिए तो कई कहावतें भी है, जैसे डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो इसी से एक डाइवर्सिफिकेशन की एक संख्या निकलती है। तो व्हाट अबाउट डाइवर्सिफिकेशन? व्हाट डू यू नो डू यू रियली थिंक दैट इट इज दैट इंपॉर्टेंट? I mean, I understand that you must have some diversification, but don't you think that diversification will confuse you in the end? कंफ्यूज से तो खैर क्या फर्क पड़ रहा है सर, हमें तो मतलब ऐसा तो है नहीं, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पॉइंट इज, डाइवर्सिफिकेशन है क्या? डाइवर्सिफिकेशन इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। जी, यार मैंने बहुत सोचा समझा सब कर लिया, ओके, मेरे बच्चे ने खूब पढ़ाई करी इस साल, पूरे साल, जी, ठीक है जी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस दिन एग्जाम था बीमार हो गया, जी, तो उसकी एक साल खराब हो गया ना। बच्चे में अंडरस्टूड। खराबी नहीं है, बट बीमारी आ गई, अब क्या करे, उसी दिन वायरल हो गया उसको, तो उसका परफॉर्मेंस वो नहीं रहा जो मैं उम्मीद कर रहा था। हो सकता जी, है चलो अगली बार बोर्ड आएगा, अगले साल जो है वो तरक्की करके, क्योंकि बच्चा मेहनती है। जी, या हो सकता है कि वो बच्चा बाहर से तो दिखा रहा था और अब उसके बाद में इस साल तो अच्छा परफॉर्म किया, नेक्स्ट ईयर से उसकी संगति खराब होगी। जी, सो इफ दैट बी द केस, और अगर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जी, बहुत सोच समझ के, देख करके, पढ़ करके, अच्छे समझदार लोगों से सलाह करके एक कंपनी में पैसा लगाया, जी, लेकिन सबके बावजूद एक रिस्क है कि क्या पता वो कंपनी फेल ही ना कर जाए। जी, जी, अब वो फेल कर जाए, उस रिस्क को कवर करने के लिए मैंने क्या किया, वैसी सी ही, उसी जी, तरह की, उसी की जैसी और दो चार पांच कंपनियों में पैसा लगाया, या मे बी एक सेक्टर में और पैसे लगा दिया कि यार बैंकिंग फेल हो गया तो एटलीस्ट इंश्योरेंस चल जाएगा। जी, सो उससे क्या है कि मैंने अपने रिस्क को हेज करने की कोशिश करी। जी, लेकिन अब क्या है, अगर मेरा ये तो था कि ये प्रोसेस था ताकि मैं वहां तक पहुंच पाऊं, जी, लेकिन अगर मेरा मकसद ही ये हो गया कि मुझे तो डाइवर्सिफाई करना है, जी, तो फिर मुझे क्या फायदा होगा? मैंने पहले टॉप 50 कंपनीज में लगा दिया निफ्टी 50 के थ्रू, जी, फिर नेक्स्ट 50 में लगा दिया, फिर मुझे लगा कि यार ये तो सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने और नेक्स्ट 100 ले ली, अब मैंने 200 कंपनियों में कर दिया। जी, उसमें से हो सकता है 20 कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 25%, और बाकियों ने मुझे पुल डाउन किया, तो ओवरऑल क्या होगा कि मेरा रिटर्न इतना पुअर हो जाएगा जी, कि मेरे को फिर शेयर्स में या इक्विटीज में लगाने की क्या जरूरत है? जी, फिर तो मैं जी, जी। एफडी करा लेता, मुझे डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी। अंडरस्टूड। सो इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी सोच समझ के और एक विशेषज्ञों लिमिट, की सलाह पर लेना चाहिए। एक लिमिट तक करना चाहिए। जी, डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट द गोल इज टू अर्न रिटर्न्स, द गोल अंडरस्टूड। इज टू जनरेट वेल्थ, द गोल ओन इज टू क्रिएट एसेट्स। जी, जी, डाइवर्सिफिकेशन इज अ स्ट्रैटेजी फॉर रिड्यूसिंग रिस्क, अंडरस्टूड। डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट द एम। एम डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी था, जी, 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 लेकिन जी, वो एम डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। और जो बहुत प्रोफेशनली साउंड इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन गो विथ कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी ऑल्सो, जी, उन्हें डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। बट अंडरस्टूड। ये दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू रिटेल पीपल हु, इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर्स या जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं और ऑल, बिकॉज वो अपना तो समय और स्किल और एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। जी, जी, तो अंडरस्टूड, डाइवर्सिफाई करें, बट इतना ही करें कि भाई ऐसा भी ना हो कि अब क्या हो गया, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। डाइवर्सिफाई करते चले गए। वही वही कि इतना ही डाइवर्सिफाई ना कर दे कि खुद ही कंफ्यूज हो जाए। जी, आगे बढ़ते हैं। विपुल सर, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भी और बॉन्ड्स का भी एक काफी चलन है। तो ये बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे पाए हमें? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सेम, या गोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स? जी, गवर्नमेंट, यहाँ कॉर्पोरेट की जगह गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट पे आपको भरोसा ज्यादा है तो वो आपसे रेंट और मतलब जो आपका ब्याज है वो और कम देते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट डेट में कोई फर्क नहीं जी, है वही कर्जा, अलग अलग फॉर्म है। कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के तौर पे दे देगा, कोई कॉर्पोरेट एफडी दे देगा, कोई किसी तरह से, इट इज अगेन द सेम थिंग।
कि मैंने आपसे एक ब्याज के ऊपर पैसे लिए हैं जो मुझे आपको ब्याज के साथ वापस करने हैं, उसको आप नाम कैसा भी दे दो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। जी, थैंक यू विपुल सर। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down.